पायल की शादी शहर में होती है। पायल की सास सरोज और ननद कोमल उसको घर दिखाने लगते हैं। माँ जी, घर तो कितना बड़ा है, कमरे में कितने सारे हैं कमरे। हाँ बहू, और अब ये तेरा ही घर है। वैसे घर तो पूरा देख ही लिया। चल अब मैं तुझे तेरे कमरे में लेकर चलती हूँ। अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लियो, थक भी गई है ना तू काफी। हाँ, ये तो सही कहा माँ जी आपने, थकान तो बहुत हो रही है। कोमल, जा जरा बहू को उसके कमरे में लेकर जा। ठीक है माँ। कोमल अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है। अगली सुबह पायल पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है और रसोई देखकर पायल काफी हैरान हो जाती है। ये क्या? अरे ये रसोई है। इस बंधी हुई रसोई में कोई खाना कैसे बना सकता है? ना बाबा ना, मुझसे तो यहाँ खाना नहीं बनाया जाएगा, और ना ही मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ छत पर खाना बनाऊंगी। पायल को मॉडर्न रसोई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसी समय बर्तन लेकर छत पर चली जाती है। यहाँ पर ईंट तो पहले से ही है, अब ईंट को जोड़कर ही मैं चूल्हा बनाती हूँ और फिर छत पर ही ऐसे हर रोज खाना बनाया करूंगी। यहाँ पर कितनी जगह है, सब बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। पायल अब छत पर ही मिट्टी का चूल्हा बनाती है और छत पर ही खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद पायल के ससुराल वाले भी उठ जाते हैं। अरे अमन, बहू कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। हाँ माँ, मैं तो रसोई में भी देखकर आ गई। मुझे लगा आज भाभी की पहली रसोई की रस्म है तो वो रसोई में ही होंगी, लेकिन भाभी तो रसोई में भी नहीं है। माँ सुबह जल्दी तो उठ गई थी पायल, उसने मुझे भी उठाया था। लेकिन मुझे काफी नींद आ रही थी इसलिए मैं उठा नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि पायल कहाँ है। तभी अमन का छोटा भाई अरुण आता है। माँ, भाभी छत पर खाना बना रही हैं। आपने कहा है क्या भाभी को छत पर खाना बनाने के लिए? क्या छत पर खाना? चलो तो जरा छत पर। सब लोग छत पर जाते हैं तो छत की शक्ल ही बिगड़ चुकी होती है। सब काफी दंग रह जाते हैं छत का ऐसा हाल देखकर। माँ, हमने छत को इतने अच्छे से बनाया था, घास वाली कारपेट थी, पौधे, झूला सब लगाया था। मोहल्ले में सबको हमारी ही छत अच्छी लगती थी, लेकिन भाभी ने तो सबसे खराब हमारी छत कर दी। भाभी, आपने ये क्या किया छत का हाल? अरे जब रसोई है तो आपने छत पर खाना क्यों बनाया? आप सब लोग यहाँ? अरे ननद जी, वो क्या है ना, रसोई बहुत ही बंधी हुई लग रही थी और मुझे चूल्हे पर खुले में खाना बनाने की आदत है। हमारी इतनी बड़ी छत है तो छत का सही से इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, बस इसीलिए मैं छत पर ही खाना बनाने आ गई। अरे बहू, तुझे अगर हमारी रसोई में खाना बनाना नहीं आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हम लोग हैं ना तुझे सिखाने के लिए। छत पर खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ जी, अरे जिसको जो अच्छा लगता है वैसे करने दीजिए ना। मैं आप लोगों में से किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे तो छत पर ही खाना बनाना अच्छा लगता है और मैं छत पर ही बनाऊंगी। अच्छा, आप सब नीचे जाओ ना, खाना बन गया है। मैं थोड़ी देर में सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। पायल की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर पाता और अब पायल ऐसे ही हर रोज छत पर खाना बनाया करती। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम बन रहा होता है, जिसे देखकर सरिता कहती है, बहू लगता है काफी बारिश होने वाली है। तो एक काम कर, नीचे आज जाकर खाना बना ले। छत पर चूल्हा जलाएगी और अगर बारिश हो गई तो तेरी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी, आप ना ऐसे परेशान मत होइए, है ना। सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे मैं भी तो ढीठ हूँ, आप देखती जाओ बारिश होते हुए भी छत पर मैं कैसे खाना बनाती हूँ। पायल एक बड़ी सी तरपाल लेकर छत पर चली जाती है और तरपाल को डंडे की मदद से चारों तरफ से ऊपर से बांध देती है। हो गई ना छत की भी छत। अब बारिश में खाना भी आराम से बन जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। खुले में खाना भी बनेगा और खाना जो है बारिश की वजह से रुकेगा भी नहीं। तेज बारिश में भी जब पायल छत पर खाना बनाकर सबको देती है तो सब हैरान हो जाते हैं। माँ, अब ना बहुत हो रहा है। भाभी को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाभी जिंदगी में कभी हमारी रसोई का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन इतना तो ज़रूर पता चल रहा है कि भाभी हमारी छत का सत्यानाश ज़रूर करने वाली है। माँ, आप भाभी को कुछ समझाओ ना। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। बहुत बार समझा दिया है लेकिन ये नहीं मानती है। माँ जी, ननद, आप क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? भाभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि कब तक आप ऐसी छत पर खाना बनाती रहोगी? फिर तो तुमने गलत सवाल किया है ननद जी। अरे छत पर खाना बनाने में आखिर परेशानी ही क्या है? मैं तो सोच रही हूँ रोज रोज नीचे से छत पर बर्तन ले जाने से अच्छा है सारे बर्तन अब छत पे ही रख दूँ। नहीं नहीं भाभी, आप छत पर खाना बनाती हो
इससे ही हमें बहुत परेशानी होती है। आप बर्तनों पर मेहरबानी कर दो बस। हाँ। पायल किसी की सुन ही नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद पायल छत पर खाना बना रही होती है, तभी अपनी छत से पड़ोसन गीता मजाक बनाने लगती है। अरे सरोज की बहू, गांव से शहर क्यों आई है? गांव में ही रहना था ना। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? और मैं गांव में ही क्यों रहूं? क्योंकि शहर में आने का भी तो कोई फायदा नहीं है। गांव और शहर का पूरा फर्क तूने तो मिटा दिया। अरे, इसी तरह अक्सर लोग पायल का मजाक बनाने लगते हैं। पायल को ये सब काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। कुछ दिनों बाद पायल बाजार से सामान लेकर आती है। पड़ोसन रमा रोकती है। अरे पायल बहू, वो क्या है ना, गाय ने हमारे घर के आगे गोबर कर दिया है, तो तू उसे लेकर चली जा। मैं क्या गोबर वाली दिख रही हूँ? अरे छत पर रसोई बनाई है तो तू गोबर का भी इस्तेमाल कर लेगी ना। गंवार तो है ही तू। चल, लेकर चली जा। पड़ोसन की बात पायल को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो घर आकर रोने लगती है। पायल की रोने की आवाज सुनकर वहां सब आ जाते हैं। पायल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे पायल, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मैंने छत पर चूल्हा बनाकर क्या पाप कर दिया है? सब गंवार क्यों कह रहे हैं मुझे? मैं क्या गंवार हूँ? पढ़ी लिखी हूँ मैं तो। बहू देख, अगर मैं सच बताऊं तो बुरा मत मानियो। गंवार वाली हरकतें तो तू कर रही है। अरे मैं मना नहीं कर रही हूँ खुले में खाना बनाने से, लेकिन देश के हिसाब से भेष बदलना पड़ता है। जब यहाँ मॉडर्न रसोई है तो तू छत को क्यों खराब कर रही है? भाभी, यही बात हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हालातों को देखकर भी खुद को बदल देना चाहिए ना। और हर बार बदलाव खराब नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी तो होता है ना, और ज़रूरी भी। शायद आप लोग सही कह रहे हो, मुझे ही समझना चाहिए था। पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो छत पर खाना बनाना छोड़ देती है। ममता और उपेंद्र अपनी 4 विधवा बहुएं स्वरा, गुंजन, वेदिका और पल्लवी के साथ रहते हैं। ममता और उपेंद्र ने 2 साल पहले ही अपने चारों बेटों को एक हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया होता है, जिसके बाद अब उनकी चारों बहुएं गांव में पूरी सब्जी का ठेला लगाकर काम करती हैं। स्वरा, ये लो, मैंने ना पूरियां बेल दी हैं, तुम फटाफट इसको तल दो। 100 पूरियों का ऑर्डर आया है आज हमें। गांव के एक बड़े आदमी का घर है जहां पर पूजा है। हमें पूजा शुरू होने के पहले ही पूरियों का ऑर्डर पहुंचाना है। गुंजन, सारा ऑर्डर पहुंच जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। पल्लवी, तुम यहाँ धीरे धीरे से सब्जी क्या काट रही हो? जाओ, तुम ग्राहकों को संभालो। देखो 3 लोग ना अभी वहां पर राह देख रहे हैं, उन्हें फटाफट पूरी सब्जी परोस दो। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां काट कर रख देती हूँ, फिर तू पका देना। ठीक है वेदिका, मैं ये कर दूंगी। चारों बहुएं एक साथ मिलजुल कर पूरे ठेले को बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनके हाथ की बनी पूरी सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। सभी चटखारे लेते हुए खाते हैं और जम के तारीफें भी करते हैं। क्या बात है, ऐसी पूरी सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाई। मन करता है खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। अरे वही तो। अच्छा भाभी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सब्जी का ऑर्डर यहीं पर दे दूं। ये लीजिए एडवांस के पैसे। अरे वाह, धन्यवाद भाई साहब हमारे ठेले में ऑर्डर देने के लिए। आपका ठेला पूरे गांव में अलग और अनोखा है। यहाँ आओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी ठेले में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यहाँ एक अलग सा अपनापन है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, यूं ही हमारे ठेले की पूरी सब्जियां खाने आते रहा करिए। वो चारों ठेले के काम के साथ साथ घर पर भी उतना ही ध्यान दिया करती हैं। पल्लवी, स्वरा, जाओ तुम दोनों घर चले जाओ। माँ जी और पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उन्हें दवाई दे दो। और हाँ, शाम का समय है तो चाय और नाश्ता देते आना उन दोनों को। तब तक मैं और वेदिका यहाँ ठेले के काम को संभालते हैं। ठीक है गुंजन, चल स्वरा, चलते हैं। हाँ। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी ममता और उपेंद्र अपनी चारों बहुओं से कहते हैं। बहू, हर महीने मेरी पेंशन आती है। हमारे 2 घर किराए पर हैं और साथ ही मेरी 2 ज़मीनें भी हैं। देखा जाए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। भगवान जी ने हमें सब दिया है। फिर भी तुम चारों इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों करती हो? हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन हम ये काम। कितने अच्छे विचार हैं हमारी बहुओं के। पतियों के जाने के बाद भी ये चारों उनसे कितना अटूट प्यार करती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं, ऐसी बीवियां मिलना बहुत मुश्किल है।
उपेंद्र जी, सच कहूँ तो मैं भी अपनी बहुओं को आगे जाते देखना चाहती हूँ, और देखना एक दिन इनका पूरी सब्जी का ठेला इन्हें खूब आगे ले जाएगा। ममता, शायद तुम और चारों बहुएं सही कह रही हैं, मेरी ही सोच गलत है। खैर, मैं भी तुम चारों की सोच के साथ सहमत हूँ। मेरा और ममता का आशीर्वाद तुम चारों के साथ हमेशा है और रहेगा। जीती रहो और खूब सारी प्रगति करो बहुओं। धन्यवाद पापा जी। उपेंद्र और ममता अपनी चारों बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। वो चारों उन्हें दिल से अपनी बेटियां ही मानते हैं, और वो चारों भी उन दोनों का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखती हैं। ये देख उन चारों के ननद नंदोई ईशानी और युवराज दोनों खूब जलते हैं। देख रही हो ईशानी, कैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताश्री तुम्हारी भाभीियों पर अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार बरसा रहे हैं। हाँ युवराज, माँ और पापा पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, बस अपनी चारों बहुओं को ही बेटियां बना दिया है उन दोनों ने। ईशानी, उस दिन जब मैं पापा जी से मिलने गया था, तभी वो माँ जी के साथ बात कर रहे थे, वो भी अपनी जायदाद अपनी चारों बहुओं के नाम करने के बारे में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सच कह रहा हूँ ईशानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, उन चारों के नाम पर नहीं। तो अब क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मैं उन चारों को माँ और पापा की नज़रों में इतना गलत साबित कर दूंगी कि माँ और पापा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर, अपने दिलों से, घर से, हर जगह से बेघर कर देंगे। क्या? ईशानी अब ममता और उपेंद्र से मिलने जाती है और उन्हें चारों बहुओं के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ये तो क्या कह रही है ईशानी? नहीं, ये सरासर झूठ है। नहीं माँ, यही सच है। आप चारों की लाडली बहुएं ना बाहर जाकर आपके बेटों का सपना पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने नए आशिकों से चक्कर चला रही हैं। आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी बहुएं हमसे झूठ कह रही थीं? वो बस अच्छा बनने के नाटक कर रही थीं। हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन चारों को अपने आशिकों से पार्क में गुलछर्रे उड़ाते हुए। मुझे भी बहुत दुख हुआ। न जाने क्या बीत रही होगी मेरे चारों स्वर्गवासी भाइयों के दिलों पर। माँ, पापा, वो चारों आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। समय रहते ही वो किसी दिन आप दोनों को भी अकेला छोड़कर भाग जाएंगी। क्या? लेकिन ईशानी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा इस बात पर। जानती हूँ माँ, ये बात तो विश्वास करने जैसी है ही नहीं, पर वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। समय रहते ही उन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आप दोनों तो उनके नाम पर सब कुछ करने की फिराक में हो। भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना वो चारों आपका सब कुछ लूट कर अपने ऊपर बस यूं ही बोझा हटाकर बस उस माँ वाली आशिकों के साथ फुर हो जाएंगी। हाँ। हे भगवान, ये बहुत गलत किया उन चारों ने हमारे साथ, बहुत गलत। ममता और उपेंद्र ईशानी की बात को सच मान लेते हैं, और रात में जब चारों बहुएं ठेला बंद करके घर की ओर लौटती हैं, तभी वो अपना सारा सामान बाहर फेंका हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। उपेंद्र और ममता उन्हें खूब सुनाते हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं माँ जी, पापा जी? हमारा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा है, हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ माँ जी, पापा जी, हम पर भरोसा कीजिए। चुप हो जाओ तुम चारों। अब तुम लोगों की हमारे घर में कोई जिंदगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, तूने हमसे पैसे लिए थे और अब दे नहीं रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आज तो हमें अब पैसे देने ही होंगे, वरना तू गया काम से। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। हे भगवान, ये तो नंदोई जी को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। हमें नंदोई जी को बचाना होगा। ननद जी देखो कितनी डर रही है वो। चलो चलो। चारों बहुएं वहां जाकर उन आदमियों को उनके पैसे देती हैं और युवराज को बचा लेते हैं। ये देख युवराज और ईशानी को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अब उपेंद्र और ममता को बुलाते हैं और उनके सामने अपने सच को कबूल करते हैं। हाँ माँ पापा, मैंने आपसे झूठ कहा था, वो सब झूठ था। क्या? मुझे जलन होती थी जब आप दोनों इन चारों को इतना प्यार देते थे, और फिर आप दोनों ने इन चारों के नाम अपनी जायदाद करने का फैसला लिया, तो मैं ना डर गई, और इसीलिए मैंने आप दोनों को भड़काया ताकि आप दोनों इन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और फिर सारी जायदाद मुझे और युवराज को मिल जाए। हमने चारों भाभीियों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज इन्होंने सही समय पर आकर पैसे दिए, वो भी अपनी मेहनत की कमाई के, और मेरी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए।
हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोनों को अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। सभी ईशानी और युवराज को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है और साथ ही चारों बहुएं तरक्की करके अपनी पूरी सब्जी के ठेले की जगह अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जो गांव का पहला बड़ा रेस्टोरेंट होता है। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहां कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे अरे बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू, तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने? क्या करती? मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूँ, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है? याद नहीं, जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे, जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती है और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे ही छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं, ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद। मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है, हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है, कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूं मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफ़ी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई।
उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में जरा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी, सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी, आपको सारी बातें बताऊंगी। फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहां कोकिला और उमा पहुंचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे। क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपनी भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी। और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है, उसका क्या? जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है, और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी। तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर को, इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन। सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है। नेहा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है। नेहा सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है। ये देखकर नेहा की माँ राधा कहती है, अरे वाह, आज फिर तूने सुबह सुबह सबके लिए खाना बना दिया। माँ, मेरा तो यही मानना है कि इंसान जो खाना सुबह खाकर जाता है ना, उससे ही उसका पूरा दिन चलता है। बस इसीलिए मैं सुबह सबके लिए खाना बनाती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ अब कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर हम सबका क्या होगा? हम सबको तो तूने सुबह सुबह खाने की आदत लगवा दी है बेटा, इसके बाद क्या होगा? हाँ माँ, ये तो आप सबके लिए परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं सुबह ही फोन कर दूंगी कि खाना बना लो। हाँ, अब बस यही तो रहेगा। वैसे तेरे ससुराल वाले तो तुझसे बहुत खुश रहेंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी अमन से हो जाती है और नेहा बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां नेहा की सास गायत्री उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब से ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझना और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो किसी को भी बेझिझक बोल सकती हो। माँ, भाभी तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। भैया, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं भी कुछ बुरा नहीं लगता हूँ। मैं भी काफी अच्छा लगता हूँ। क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे तुम दोनों ही बहुत अच्छे लगते हो।
अच्छा रचना बहू, अब थक गई होगी, तू ना उससे ज्यादा बातों में मत लगा। उसे उसके कमरे में ले जाकर बहू थोड़ा सा आराम कर लेगी ना, तो तू उसे ले जा। कल बहू को सुबह सुबह उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना। बहू, पता तो है ना तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में? जी माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में पता है। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं सबके लिए कुछ खास नाश्ता बनाऊंगी। नेहा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मैं सबके लिए मटर पुलाव, दम आलू और पूड़ियाँ बनाती हूँ। मीठे में सबके लिए मैं खीर बना दूंगी। हाँ, नेहा सबके लिए सुबह ही खाना बनाकर रख देती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी खाने की टेबल पर कोई नहीं आता। ये क्या, इतनी देर हो गई है, अब तक तो सबको खाने के लिए आ जाना चाहिए था। अब तक कोई भी खाना खाने क्यों नहीं आया है? एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर सबको बोल देती हूँ। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, खाना बन गया है, आप और पापा जी आ जाओ, खाना खा लो। क्या इतनी सुबह सुबह खाना बन भी गया? हाँ पापा जी, खाना बन गया है। सबके लिए दम आलू, मटर पुलाव, पूरियाँ और खीर बनाया है मैंने। नहीं नहीं बहू, अभी तो मैं उठा ही हूं, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में ही खाऊंगा। कोई बात नहीं, माँ जी आप खा लीजिए। नहीं बहू, मैं भी अभी नहीं खाती। हमारे घर में सुबह कोई खाना नहीं खाता है, सब खाना दिन में ही खाते हैं। कल तुझे बताना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, हम सब दिन में खा लेंगे। नेहा को अपना ससुराल देखकर काफी हैरानी होती है। सब लोग दिन के समय ही खाना खाने आते हैं। भाभी ये क्या, खाना तो पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा तो होना ही था, क्योंकि ये खाना मैंने सुबह का बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, कल से दिन में ही बनाना, अभी तो हम खा ही लेंगे जैसे तैसे। कई दिन निकल जाते हैं और अब नेहा दिन के समय ही खाना बनाती, पर नेहा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब बस बहुत हो गया, यहाँ तो कोई भी अपनी सेहत को लेकर, समय को लेकर पाबंद है ही नहीं। अरे सुबह खाना चाहिए, लेकिन दिन में खाते हैं खाना। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सुबह का खाना सुबह ही खिलाऊंगी। देखती हूँ कोई कब तक मना करता है। नेहा अब हर रोज सुबह खाना बनाने लगती है। खाना बन गया है, आ जाओ सब लोग खाना खा लो। नेहा के बुलाने से भी कोई नहीं आता और सब दिन में ही खाना खाने आते। अरे बहू, ये क्या है? हमने तुझे कितनी बार समझा दिया, अब तक तू क्यों नहीं समझ पाई है? हम सुबह नहीं खाते हैं, हर रोज सुबह खाना बनाकर हमारी क्यों नींद खराब करनी है? लेकिन पापा जी, समझ तो आप लोग नहीं रहे हो। अरे सुबह ही हम सबको खाना खाना चाहिए। बहू, तुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है, कभी ये नहीं कहता कि सुबह उठकर खाना बनाओ। हाँ, फिर तू क्यों ससुराल वालों की नींद के पीछे लग गई है? खुद भी सो और हमें भी चैन से सोने दे। नेहा की कोशिशों का उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। ओहो, क्या है ये सब? अगर मेरे ससुराल वाले खुद को ढीठ समझते हैं ना, तो कोई बात नहीं, अब इन्हें मैं भी बता ही देती हूँ कि मैं भी कोई कम ढीठ नहीं हूँ। अब सुबह का ही खाना तीनों टाइम खाओ, फिर चाहे मुंह बनाकर या खुशी खुशी। अगर ताज़ा खाना सबको खाना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। नेहा अब सुबह का बनाया खाना ही तीनों टाइम अपने ससुराल वालों को परोसने लग जाती है। ऐसी एक रात बहू सबको सुबह का खाना बनाकर दे रही होती है। बहू, ये क्या है? राजमा चावल तो तूने सुबह ही बनाए थे ना, फिर तू यही हमें रात के लिए क्यों परोस रही है? रात के लिए कुछ ताज़ा क्यों नहीं बनाती? माँ जी, वो क्या है ना, आप लोगों को सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है और मुझे तीनों टाइम ताज़ा खाना बनाने में तकलीफ होती है। अब मैं आप लोगों को सुबह नहीं उठा रही, तो आप लोग भी बासी खाना खाकर एडजस्ट कर लो ना। बहू, रोज रोज बासी खाना कौन खा सकता है? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो। पापा जी, तबीयत की चिंता तो आपको शुरू से ही नहीं है, और बात साफ है, ताज़ा खाना खाना है तो सुबह सबको उठना पड़ेगा। मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ, आप सुबह उठकर एक टाइम ताज़ा खाना खाओ, फिर आपको तीनों टाइम ताज़ा खाना ही मिलेगा। भाभी, लेकिन ये जबरदस्ती है। हाँ, है तो जबरदस्ती, पर आप लोग प्यार से भी कहाँ मान रहे हो? आप सबको तो बेवक्त बासी खाना खाना मंजूर है, पर वक्त के साथ ताज़ा खाना नहीं। नेहा भी अब अपने ससुराल वालों की बात नहीं मान रही थी, और ना ही नेहा के ससुराल वाले उसकी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा सुबह सुबह खाना बनाती है और रसोई से जब बाहर निकलती है तो टेबल के पास उसका पूरा ससुराल खड़ा था। ये क्या,
कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? आप सब लोग सुबह सुबह उठ कैसे गए? और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल तेरे पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी बासी खाना खाने की वजह से, और हम सब ने भी अब बासी खाना खाना छोड़ दिया है, नहीं खाया जा रहा। इसीलिए हम सब ने सोच लिया है कि अब से हम सब सुबह सुबह खाना खाएंगे, कम से कम किसी की तो बात मान जाए। सच में, इसका मतलब अब आप सबको कोई परेशानी नहीं है सुबह खाना खाने से, है ना? तुम सही कह रही थी नेहा, हम लोग ही बेवकूफ थे जो अपने आगे बार बार बस तुम्हें ही गलत बोल रहे थे। तुम तो हम सबके लिए ही इतना कर रही थी, और जब तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ससुराल में आने के बाद आज पहली बार मैं सबको सुबह सुबह ताज़ा खाना खिला पाऊंगी। आप सब बैठिए, मैं अभी सबके लिए खाना लगाती हूँ। इसी के साथ अंत में सुबह सुबह खाना बनाने वाली बहू की बात ही सबको माननी पड़ती है, और अब किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। शीला अपने सास गायत्री और पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। रात के समय दोनों सास बहू बेटे सुधीर का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये सुधीर कहाँ रह गया? इतनी रात हो गई है, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। माँ जी, इनका तो कुछ पता रहता भी नहीं है। हाँ, कब घर आते हैं, कब घर से जाते हैं, घर की कोई चिंता भी नहीं है। बहू, सुधीर को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो किसी की सुनता भी नहीं है, हर वक्त बस अपनी ही चलाता है। तभी सुधीर नशे में धुत होकर घर आता है। ये क्या है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? और तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तू फिर से आज पी कर आ गया? अरे तुझे कितनी बार समझाया इतना मत पिया कर, तेरी वजह से घर के हालात और खराब हो रहे हैं। तुझे घर दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं, मुझे घर नहीं दिखाई देता है, मुझे तो बस अपनी शराब दिखाई देती है। और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे घर में खाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। राशन खत्म हो गया है। आपको कितनी बार कहा है राशन ले आइए, लेकिन आपको अपनी शराब के आगे कहाँ ही कुछ दिखता है। मुझसे जुबान लड़ा रही है? राशन चाहिए, जा नहीं लाया राशन, जो करना है कर ले। एक तो पति थका हारा घर आता है, पति को पानी पूछने की जगह ताने दिए जा रहे हैं। सुधीर नशे की वजह से अक्सर अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शीला खाना बनाने जाती है तो देखती है घर का राशन खत्म हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में तो बिल्कुल भी राशन नहीं है। कुछ दिन पहले जो उधार राशन लाई थी वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाना क्या बनेगा? शीला काफी उदास बैठी होती है, तभी वहां गायत्री आती है। बहू, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों बैठी है? माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और ना ही हाथ में पैसे। उधार जो राशन लाई थी वो भी खत्म हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम लोग खाएंगे क्या। दुकान वाला भी अब तो उधार नहीं देगा, क्योंकि पहले का ही उधार चुकाया नहीं हमने। बहू, अब बस बहुत हो गया है। हम कब तक ऐसे ही हालातों की वजह से हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मुझे यही लगता है कि अब हमें कोई भी काम करना चाहिए। माँ जी, मुझे भी यही लगता है कि हम कोई काम करते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा ही रहेगा ना कि हम कोई काम करें। लेकिन माँ जी, हम करें तो क्या करें? हमें तो कुछ आता भी नहीं है। बहू, ये सवाल तो तूने बिल्कुल सही किया है। हम तो कुछ खाने पीने का भी नहीं बेच सकते हैं। मुझे तो बस दाल चावल ही आता है, और वो तो कोई खाएगा भी नहीं। अरे माँ जी, हम पानी पूरी बेच सकते हैं। आपको पता है, मायके में मैं जब भी पानी पूरी बनाती थी ना, तो वहाँ आसपास के लोगों को भी बहुत पसंद आता था। सब खाने के लिए आते थे। बहू, फिर सोचना क्या है, हम पानी पूरी का ही ठेला लगाते हैं। दिशा मिलते ही दोनों सास बहू अब अपना पानी पूरी का ठेला लगाने लगती हैं। आओ भाई, सास बहू की बढ़िया पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सोचना क्या है भाई, आओ आओ, पानी पूरी खाओ बढ़िया वाली। ऐसी पानी पूरी कहीं मिलेगी नहीं। हाँ हाँ भाइयों और बहनों, आओ पानी पूरी खाओ। दोनों बाजार के बीच में अपना ठेला लगाते हैं। आंटी, पानी पूरी कितने की है? बेटा, 10 की 6 पानी पूरी है। आंटी, हर जगह तो 10 की 4 पानी पूरी है। आप इतने कम पैसों में इतनी ज्यादा पानी पूरी क्यों दे रही हो? बेटा, हम तो बस चाहते हैं कि लोग यहाँ पानी पूरी खाने आए तो उनके यहाँ से वापस जाने से पहले उनके मुंह से हमारी पानी पूरी का स्वाद ना चला जाए, इसीलिए थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं। आंटी, मुझे भी खिला दीजिए।
ऐसे कुछ दिनों में दोनों सास बहू का पानी पूरी ठेला काफी मशहूर हो जाता है। हर किसी को उनकी बनाई पानी पूरी काफी पसंद आ रही थी। माँ जी, हमारा पानी पूरी का ठेला तो काफी अच्छा चल रहा है, लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। हाँ बहू, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अच्छा है, अब हमें सुधीर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सास बहू अब अपना काम कर रही है। धीरे धीरे सब ठीक होने लग रहा था, लेकिन सास बहू के पानी पूरी ठेले की वजह से आसपास के ठेले वालों का काम नहीं चल रहा था। बस बहुत हो गया, इन दोनों सास बहू की वजह से हमारा काम नहीं चलता। अब इनको ज्यादा दिन इस बाजार में नहीं रहने देंगे। हाँ, अब बहुत हो गया। हमने कुछ कहा नहीं, औरत है समझ के, लेकिन इन्होंने तो हमारे पेट पर ही लात मार दी। आसपास के लोगों में दोनों सास बहू के खिलाफ काफी गुस्सा था। उसी शाम सुधीर से वो आकर मिलते हैं। अरे सुधीर भाई, तुम अपनी पत्नी को कैसे संभालते हो? तुम्हारे पेट पीछे पानी पूरी बेचने के नाम पर पता नहीं क्या क्या करती रहती है। वहां हमेशा ये आदमी खड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ये तुम कुछ भी कह रहे हो। मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ। आपको मानना है तो मानो, अब हम झूठ थोड़े बोलेंगे। तुम्हारी पत्नी ही ऐसी है, तुम्हारी माँ भी कुछ भी नहीं कहती है। हम तो तुम्हें बता रहे थे, बस आगे तुम्हारी मर्जी। सुधीर को अब अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। अगली सुबह सुधीर पानी पूरी के पानी में काफी पानी मिलाने लगता है। पानी पूरी का ठेला क्या लगाने लग गए ये दोनों सास बहू, खुद को समझने क्या लगे। अब देखता हूँ मैं भी कि कितने दिन तक इनका पानी पूरी का ठेला रहेगा और कब तक इनकी अकड़ रहेगी। दोनों सास बहू अपना ठेला वापस से बाजार में लेकर जाते हैं और ग्राहक को गोलगप्पे खिलाने लगते हैं। ये क्या है? हमें आपके पानी पूरी पसंद क्या आने लग गए? आप मिलावट वाली पानी पूरी खिलाने लगोगे क्या? मुझे नहीं खाने। एक दिन में कई ग्राहक ने सास बहू की पानी पूरी की बुराई की थी और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। माँ जी, हमारे साथ क्या हो रहा है? कुछ ही दिनों में लोग हमारी पानी पूरी की इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ ही दिनों में हमारा काम तो लगता है बंद हो जाएगा। बहू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। दोनों सास बहू काफी परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सास बहू पानी पूरी बनाकर बाहर से घर आते हैं तो वो सुधीर को मिलावट करते हुए देखते हैं। अब बस कुछ दिन और, फिर इनका ठेला दिखेगा नहीं बाजार में। सुधीर को मिलावट करते हुए देखकर दोनों सास बहू समझ जाते हैं। ये मिलावट तू कर रहा था? तुझे शर्म नहीं आती अपनी ही पत्नी और माँ का काम खराब करते हुए? हाँ, खुद तो कुछ करता नहीं है और हमारा काम भी खराब कर दिया। मैंने काम खराब किया? अरे आप दोनों जो वहां कर रही थी वो क्या मुझे पता नहीं है? ठेले पर सब आदमी क्यों आते हैं मुझे सब पता है। शीला, तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब पता चल गया है। बस बहुत हो गया, आपको किसी ने भी कुछ भी बताया और आपने मान लिया। अरे अपनी पत्नी और माँ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। माँ जी, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। बहू, इस घर से तू अकेले नहीं जाएगी, बल्कि मैं भी जाऊंगी। घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा है तो यहाँ क्यों ही रहे। मुझसे गलती हो गई, आप दोनों मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुधीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब काफी देर हो जाती है। दोनों सास बहू अब दूसरे गांव में अपना पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और वहीं रहते हैं।